गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आफ्ताब अहमद LIS कैरियर में आपके साथ लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट और BLIS के स्टूडेंट के लिए 5 लॉ कितना महत्वपूर्ण है, इसी को मैं पढ़ा रहा हूं। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज या हर बुक्स, एवरी बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ये 4 जो लॉ है ये हम पढ़ा चुके और आप पढ़ चुके। आज 5th लॉ, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, को समझना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताने का प्रयास किया कि किसी भी विश्वविद्यालय से आप हों, ये प्रश्न पूछा ही जाता है, यानी 5 लॉ से क्वेश्चन आता ही है। और लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या कोई भी लाइब्रेरी साइंस का कंपटीशन का एग्जाम हो, सभी में 5 लॉ से क्वेश्चन रहना ही है। अब अगर आप अक्लमंदी करेंगे, होशियारी करेंगे, तो जिस तरह से मैंने पॉइंट बता करके समझाने का काम किया, उस पॉइंट को भी थोड़ा आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ में ओपन एक्सेस सिस्टम को बताया। ओपन एक्सेस सिस्टम, इसको आप खूब अच्छे से पढ़ जाइए। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, ये सारी चीज को अगर आप अलग से भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा देगा। एग्जाम में लिखने के लिए आए या ऑब्जेक्टिव हो, आप क्लियर कर लेंगे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इससे भी क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? तो पहले तो पूछा जाता है कि पुस्तकालय को त्रिमूर्ति की संज्ञा किसने दी? लाइब्रेरी को त्रिमूर्ति की संज्ञा किसने दी? तो आपको याद रखना होगा डॉक्टर SR रंगनाथन। अब ये त्रिमूर्ति क्या है, तो आपको समझना पड़ेगा कि यह त्रिमूर्ति क्या है। बुक रीडर स्टाफ को त्रिमूर्ति कहते हैं। कभी कभी क्या होगा, 2 दिया रहेगा और तीसरा गोल, और तीसरा में 4 ऑप्शन। कैसे आप बना पाएंगे अगर आप नहीं जानेंगे?
और अगर आप पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे कि पुस्तकालय को तेरी मूर्ति की संज्ञा डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। और फिर आगे जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि इनमें से कोई भी एक को अगर हटा दिया जाए तो पुस्तकालय की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी पाठक ना हो, सिर्फ स्टाफ और बुक हो, लाइब्रेरी की कल्पना नहीं कर सकते। स्टाफ ना हो, सिर्फ बुक और रीडर हो तो भी नहीं। और कहा कि रीडर और स्टाफ हो, बुक ना हो तो भी नहीं। कहा कि पुस्तकालय की कल्पना तभी कर सकते हैं जब बुक, रीडर और स्टाफ तीनों हो। और इसी को त्रिमूर्ति कहा डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय। लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इसका कंसेप्ट ऐसे दिया गया, जब आप पढ़ाई करेंगे, BLIS वाले हो या लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले या किसी भी कंपटीशन का जो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इसको ऐसे समझेंगे कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा किशोरावस्था, फिर युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाता है, कहा कि वैसे ही लाइब्रेरी भी ग्रो करता है। एक क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू, तो आपका आंसर होगा फिफ्थ लॉ। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, कुछ नहीं देगा और पूछेगा चाइल्ड, एडल्ट, ओल्ड या ओल्ड मैन, यहां लिखेगा रिलेटेड टू, और 4 ऑप्शन होगा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ और फिफ्थ लॉ। इनमें से 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें 3 अलग अलग रहेगा और फिफ्थ लॉ भी रहेगा, तो फिफ्थ लॉ होगा। आप कैसे याद रखेंगे कि फिफ्थ लॉ जो है, शॉर्ट में याद रखने के लिए बता रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी इसका जो विकास हो रहा है, ये फिफ्थ लॉ है। और जब फिफ्थ लॉ को आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट दिया है डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय ने कि फिफ्थ लॉ को फॉलो अगर करना है तो पहले बुक को समझो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन कह रहे हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस नामक पुस्तक में इसकी चर्चा की है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि 5 लॉ नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो आपको मैंने बताया ही है, 1931 में हुआ था, 1931 में, और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन से हुआ था। और मैंने आपको यह भी बताया है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के गठन में डॉक्टर रंगनाथन का महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन 1928 में अस्तित्व में आया। और कभी क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस पुस्तक में प्रकाशित हुई, तो इसका बुक का नाम ही होगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये सब उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि बुक के बारे में। और बुक के बारे में यह है कि पुस्तकें जब किशोरावस्था में या बचपन के हालत में, यानी कि शुरू में, यानी लाइब्रेरी जब की शुरुआत होती है तो पुस्तकें कम होती हैं। पुस्तकें कम होती हैं, कम क्या मतलब है पुस्तकें कम होती हैं? तो कहा कि जैसे अभी आप लाइब्रेरी में ज्वाइन करोगे, स्कूल के लाइब्रेरी में, बिहार सरकार में, तो 500, 1000, 2000, इससे ज्यादा थोड़ी ना बुक रहेगा। तो 2000 पुस्तकें होंगी।
तो कहा उसके लिए स्टाफ, उसके लिए क्या होगा, स्टाफ, एक स्टाफ से काम चलेगा। और उससे पहले रीडर होता है, बुक, उसके बाद रीडर, यानी पुस्तकें अगर 2000 हैं, दैट मीन्स रीडर कम है। और फिर कहा कि स्टाफ भी कम है। रंगनाथन महोदय कह रहे हैं कि पुस्तकें जब बढ़ेंगी, यानी लाइब्रेरी जब युवा अवस्था में आएगा, युवा अवस्था में, तो निश्चित है कि पाठ्य सामग्रियां बढ़ जाएंगी, और जब पाठ्य सामग्री बढ़ेगी तो यूजर भी बढ़ेगा, और ये जब दोनों बढ़ेगा तो स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ेगा। और स्टाफ को कैसे बढ़ाएंगे, तो रंगनाथन का स्टाफ फॉर्मूला है, इससे भी क्वेश्चन आता है और सेकंड पेपर में आपको मैं पढ़ाऊंगा कि पीरियोडिकल सेक्शन में कितने पर स्टाफ की बढ़ोतरी होगी, एक स्टाफ को कुल कितना पीरियोडिकल को देखना है, सर्कुलेशन सेक्शन में कुल कितने स्टाफ होंगे, और कितनी पाठ्य सामग्रियां अगर इशू रिटर्न ज्यादा हो जाएंगी तो स्टाफ बढ़ेंगे। रेफरेंस सेक्शन में एक दिन में कुल कितने पाठ्य सामग्रियों को या एक यूजर को हम सूचित करेंगे, उसे हम मदद करेंगे। कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर, द राइट टाइम ऑफ द राइट रीडिंग मटेरियल इन पर्सनल वे, यही ना संदर्भ सेवा होता है कि उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त सामग्री व्यक्तिगत सहायता के द्वारा देना। तो व्यक्तिगत सहायता के द्वारा एक दिन में कुल कितने यूजर्स को मदद किया जा रहा है, अगर यूजर की संख्या बढ़ रही है तो स्टाफ भी बढ़ेगा। ये स्टाफ फॉर्मूला से देखना होगा। पता क्या चल रहा है कि जैसे जैसे ग्रो हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो जैसे बुक बढ़ेगा हमारा, कब, जब रीडर बढ़ेगा, और उसी अनुपात में स्टाफ को भी बढ़ाना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट को रंगनाथन महोदय ने 5th लॉ में फोकस किया है। 4th पॉइंट उन्होंने क्या दिया है रंगनाथन ने, कि क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम, क्लासिफिकेशन स्कीम का क्या मतलब, तो कहा कि जब हम वर्गीकरण करते हैं, जब हम वर्गीकरण करते हैं तो कोई ना कोई स्कीम के थ्रू ही तो करते हैं। और इसमें भी समझ लेना है, क्वेश्चन आता है, ये 3rd पेपर जब आप क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन थ्योरी पढ़ेंगे, जो सबसे टिपिकल कैटलॉगिंग पेपर, सबसे टिपिकल, और टीचर की पहचान भी वहीं पे है। वरना आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर भी, वरना आप पढ़ाई भी देख रहे होंगे, मैथ पढ़ाने वाले, साइंस पढ़ाने वाले, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले, हिस्ट्री पढ़ाने वाले, साइकोलॉजी पढ़ाने वाले, सोशियोलॉजी पढ़ाने वाले, सब पढ़ा रहे हैं लाइब्रेरी साइंस। जैसे कि लाइब्रेरी साइंस का जो शिक्षक है वो भांड़ झोंकेगा, वो भांड़ झोंकेगा, और जो सामान्य लोग हैं जिनको लाइब्रेरी साइंस का पूरा कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो भी पढ़ाने के लिए उतर चुके हैं। कारण सिर्फ पहला और दूसरा पेपर को लेकर के, और तीसरी बात सिर्फ ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो टीचर की भी पहचान होगी क्लासिफिकेशन पेपर और कैटलॉगिंग पेपर से, जिसमें प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, और स्टूडेंट का भी जान वही है। अगर स्टूडेंट ये दोनों पेपर में पकड़ नहीं बनाएंगे, कभी नहीं निकल सकते, कभी कंपीट नहीं करेंगे। आप देख लीजिए उठा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरी बातों पे मत जाइए कि मैं बोल रहा हूं, जबकि मैं 22 साल का अनुभव रख करके बोल रहा हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें, आपको महसूस हो जाएगा कि हर पेपर से क्वेश्चन आता है। क्योंकि मेरा टॉपिक ही यही है, अभी हम लाइव क्लास कहां ले रहे हैं, अभी मेरा टॉपिक ही यही है कि कैसे तैयारी करें। तो तैयारी कैसे करें,
तो जब तक हम सारे पेपर को बैलेंस नहीं करेंगे, आपको मैंने वीडियो बना करके दिखाया प्रैक्टिकल का भी, और प्रैक्टिकल से कैसे क्वेश्चन आता है वो भी बताया। तो ये सारे को अगर बैलेंस कर लेंगे हम कंप्लीट कर जाएंगे। और अगर पूरे BLIS पे चढ़ के बैठ गए, यानी पूरा ज्ञान ले लिया, तब तो कोई भी उस लेवल का जो BLIS स्तर का कंपटीशन होता है आप निकाल लोगे। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का जनरल पेपर बहुत मजबूत है, और जिनका जनरल पेपर मजबूत नहीं है उनके लिए भी मैं व्यवस्था करा रहा हूं। मैथ से लेकर रीजनिंग तक, जीके से लेकर के GS तक सबका पढ़ाई होगा इसी LIS कैरियर पे। तो मैंने क्या बताया, क्लासिफिकेशन स्कीम। इसमें एक बात समझ लेना है कि क्लासिफायर और क्लासिफिकेशनिस्ट में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन रहता है, पढ़ना किस में है, थर्ड पेपर में क्लासिफिकेशन में। वन हु क्लासिफाई द बुक इज कॉल्ड क्लासिफायर, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तक का वर्गीकरण करता है उसको हम वर्गाकार कहते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने क्लासिफिकेशन की पद्धति का निर्माण किया उसको क्लासिफिकेशनिस्ट कहते हैं। तो ये तो आप जाइएगा कहीं इंटरव्यू में, वहां भी पूछा जाता है कि व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, व्हाट डिफरेंस बिटवीन क्लासिफायर एंड क्लासिफिकेशनिस्ट। तो आपको क्लासिफायर और क्लासिफिकेशनिस्ट का अंतर भी समझ में आ गया। और अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्या पूछता ही है, तो उसका भी आंसर आपको मिल गया। क्लासिफिकेशन स्कीम जो है उसे याद करना पड़ेगा। जैसे मेलविल डेवी ने 1876 में DDC, डेवी डिस्पल क्लासिफिकेशन दिया, इसको आपको याद करना पड़ेगा। और जब वो याद हो जाएगा तो आपको दूसरा याद करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जो शॉर्ट फॉर्म में भी एग्जाम में आएगा, EC, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। किसने दिया? तो CA कटर ने दिया। और कब दिया? तो 1891 में दिया। ये याद करना पड़ेगा। और जब ये याद हो जाएगा तो आपको UDC भी याद करना पड़ेगा कि कब। तो फीड के द्वारा 1895 में, फिर आप 1905 में भी है, जो पॉल ऑटलेट और हेनरी लॉ फॉन्टेन जो बेल्जियम के थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उन्होंने तैयार किया। और फिर आपको याद करना पड़ेगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को 1904 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से ने बनाया। और फिर आपको याद करना पड़ेगा कि 1906 में जो बार बार क्वेश्चन आता है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, JD ब्राउन ने इस तरह से जितना भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, क्लास लेंगे, घबराइए मत, पेशेंस रखना है, खूब मेहनत करना है। जो मेहनत करेगा वही बढ़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लाइब्रेरी अटेंडेंट 4th ग्रेड में बच्चा गया और फिर मेहनत करते करते लेवल 10 में चला गया 5 साल के अंदर अंदर। चूंकि उसने पढ़ाई को बंद नहीं किया, उसने पढ़ाई को जारी रखा और BLIS, MLIS, नेट किया और लगातार करते करते अच्छे जगह पर सेट हो गया। कभी मुलाकात भी करा देंगे आपको, आप देखेंगे और हिम्मत आपकी बढ़ेगी। एक नहीं अनेकों बच्चे ऐसे हैं। तो मेहनत की जरूरत है। तो क्लासिफिकेशन स्कीम याद करना है, किसने दिया और कब दिया, यह तो क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में बताया डॉक्टर SR रंगनाथन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में, कि ये क्लासिफिकेशन स्कीम जो भी रखें सोच समझ करके परख के रखा जाए। अगर मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी कोलन क्लासिफिकेशन से वर्गीकरण हो रहा है तो ठीक है, DDC से हो रहा है तो ठीक है, और कौन से एडिशन से होगा, यानी सोच समझ के परख के। क्यों? क्योंकि हम समय समय पर इसको बदल नहीं सकते हैं, यानी ठोस नीति बनाना पड़ेगा। इस
जिस भी वर्गीकरण पद्धति को हम एडॉप्ट करेंगे उसके लिए ठोस नीति डॉक्टर रंगनाथन ने कहा है। उसी तरह से कहा कि कैटालॉग एंड कैटलॉग रूम, यानी कैटलॉग जो बनेगा उसको भी तय करना पड़ेगा कि आइदर ACR2 से बनेगा या CCC से बनेगा, और उसके लिए रूम की व्यवस्था भी होगी। क्यों होगी? तो जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, और आपको प्रैक्टिकल पढ़ना ही होगा, हंस के पढ़िए, रो के पढ़िए, अभी पढ़िए, बाद में पढ़िए। अभी अगर पढ़ेंगे तो फायदा होगा कि 20 से 25 नंबर आपको पकड़ा जाएगा, और बाद में अगर पढ़ेंगे तो जब आपको समय मिलेगा तब पढ़ लेना, और जहां मौका मिलेगा वहां पढ़ लेना, लेकिन शिक्षक को पहचान लेना। वैसे शिक्षक से नहीं पढ़ना जिनको खुद पढ़ने की जरूरत है। शिक्षक को पकड़ना, अच्छे शिक्षक से जहां भी मौका मिले वहां पढ़ लेना। चूंकि लाइब्रेरी में बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, तो पढ़ना तो होगा। तो आप जब पढ़ेंगे, आप या आप पढ़ चुके होंगे, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो पढ़े हुए होंगे, तो आप ज्यादा समझेंगे कि इसमें एक बुक का कम से कम 6 एंट्री बनता है। एक बुक का कम से कम 6 एंट्री। अब आप कहेंगे कैसे 6 एंट्री बनता है? हम तो बस यही जानते हैं कि मेन एंट्री और एडेड एंट्री। तो आप इतना तो जानते हैं ना कि मेन एंट्री और एडेड एंट्री। मेन एंट्री यानी जिस बुक का डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें होता है, बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। अब आपसे पूछेगा कि डू यू नो अबाउट बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन? आप मुंह बना के बैठ जाएंगे अगर आप नहीं पढ़े हुए होंगे या झोल झाल तरीके से पढ़े हुए होंगे। और अगर आपको जानकारी होगी तो आप कहेंगे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द रीडिंग मटेरियल इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, लाइक ऑथर नेम, टाइटल, प्लेस, पब्लिशर्स। ये जितना चीज आप ACR2 में या CCC में लिखते हैं वो सब बता दीजिएगा आप, और इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाले लोग होंगे आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ACR2 में अगर आप पढ़ रहे हैं या CCC से, जिससे भी, तो एक मेन एंट्री बनता है। मेन एंट्री के अलावा आप क्या करते हैं? मान लीजिए पहले ऑथर से बना रहे हैं तो फिर दूसरे ऑथर से बनेगा, तीसरे ऑथर से बनेगा, एडिटर से बनेगा, ट्रांसलेटर से बनेगा, सब्जेक्ट से बनेगा। तो 5 एंट्री एक हो गया, और छठा हो गया जो मेन एंट्री था। तो एक पुस्तक का कम से कम 6 एंट्री बनता है। बहुत जगह तो रेफरेंस एंट्री बनेगा, सी रेफरेंस एंट्री बनेगा, क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगा। तो ये सब जो बनेगा 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 मैं कह रहा हूं, तो भाई उसके लिए व्यवस्था भी तो रखना पड़ेगा। कार्ड जो है बढ़ता चला जाएगा, तो उसके लिए रंगनाथन ने कहा कि पहले से आपको कैटलॉग रूम की व्यवस्था रखनी होगी, और साथ में कि जब लाइब्रेरी का प्लान किया जाए, लाइब्रेरी की प्लानिंग किया जाए, योजना बने। जब लाइब्रेरी बन रहा है उसी वक्त ये सोचना है कि इसको फ्यूचर में कैसे एक्सटेंशन करेंगे, कैसे विस्तार करेंगे। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप आज के डेट में चाहे न्यू दिल्ली में, चाहे पटना में, पटना जैसे शहर में, या न्यू दिल्ली में या बेंगलोर में कहीं भी अपना जमीन खरीदते हैं, तो आज तो करोड़ों में खेल चल रहा है। तो आप क्या करते हो? आधा कट्ठा भी बड़ा मुश्किल से अगर जमीन लेते हो तो आप अपने ठेकेदार को क्या कहते हो कि भाई इतना मजबूत नींव दीजिए कि मान लीजिए कि हमने 2 फ्लोर ही बनाया, हम ना बना सके, मेरा बेटा बनाएगा, मेरा पोता बनाएगा, हम 6 मंजिल तक ले जाएंगे। तो पहले आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो उसको एक्सटेंशन करने के लिए? तो कहा कि लाइब्रेरी चूंकि ग्रो करने वाली चीज है, वर्धनशील संस्था है, तो रंगनाथन ने कहा कि जब लाइब्रेरी का प्लान किया जाए उसी समय सोच लिया जाए कि इसको आगे विस्तार कैसे करेंगे। चूंकि जब कैटलॉग कार्ड का रखते रखते रूम भर जाएगा तो निश्चित है पाठ्य सामग्रियां अधिक हो जाएंगी, तो
तो उसके एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, यूज़र बढ़ जाएंगे, एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कैटलॉग और कैटलॉग रूम के बारे में उन्होंने चर्चा किया। उसके बाद कहा, ये बार बार क्वेश्चन आता है, ये जो हम लिख रहे हैं, वेडिंग आउट पॉलिसी, इस पे बाज़ाब्ते लिखने के लिए भी आता है बहुत जगह पर। अब वेड आउट पॉलिसी क्या है? हिंदी में उसको कहते हैं छटनी। यानी रंगनाथन क्या कह रहे हैं कि एक तरफ से जब पुस्तकें आ रही हैं तो दूसरे तरफ से पुस्तक को हटाया भी जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो शेल्फ पे रखने के लिए जगह नहीं होगा। अब उसके लिए भी नियम बनाया है। जब रंगनाथन के बारे में आप पढ़ेंगे तो पता ये चलेगा कि उन्होंने कहा कि 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर, कुछ पुस्तक को छोड़ करके बहुत सारी पाठ सामग्री लेस इंफॉर्मेटिव हो जाती है। और यूजीसी को जब पढ़ेंगे तो बोला जाता है कि 25 साल के बाद बहुत सारी पाठ सामग्री लेस इंफॉर्मेटिव होती है, तो उसको हटा दीजिए, उसको वेड आउट कर दीजिए, उसको छटनी कर दीजिए, उसके स्थान पे नए पाठ सामग्री को ले आइए। अपने भारत में क्या होता है कि एक रजिस्टर बनाया जाता है, वेड आउट रजिस्टर, और उस रिमार्क्स में लिख दिया जाता है एक सेशन नंबर इतना टू इतना अमुक डेट में हटाया गया, और फिर बाजू वाले रूम में रख दिया जाता है। लेकिन जब फॉरेन कंट्रीज में आप जाओगे, जब आप अदर कंट्री में जाइएगा, तो कोऑपरेटिव स्टोरेज सेंटर है। कोऑपरेटिव स्टोरेज सेंटर क्या है? तो कहा कि हमारी लाइब्रेरी से, आपकी लाइब्रेरी से, उनके लाइब्रेरी से, उनके लाइब्रेरी से, उनके लाइब्रेरी से, जहां जहां से पाठ सामग्रियों को हटाया गया वो एक जगह व्यवस्थित कर दिया गया, इसलिए, और पूरे सिस्टमेटिक अंदाज में कि आने वाली पीढ़ी को अगर इसकी जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वेड आउट आप समझ गए होंगे, वैसे भी समझ गए होंगे। अब दुनिया में हम और आप आए हैं, तो ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस के हम ना होंगे। ये तो जिंदगी के मेले चलते रहते हैं। एक तरफ क्या होता है कि न्यू कमर, नया बच्चा आता है, तो हम लोगों के यहाँ खुशी की लहर दौड़ जाती है, मिठाई बंटती है, और ना जाने क्या क्या होता है, छठी होगा, चिल्ला होगा, और ना जाने क्या क्या होगा, बड़ी बड़ी पार्टी होगी एक साल में कि बउआ का बर्थडे मनाया जाएगा। तो दूसरी तरफ आप देखते हो कि नाना हैं, दादा हैं, गुजर गए, चले गए, तो रोना होता है, धोना होता है, और फिर काम क्रिया होता है 10 दिन 12 दिन के बाद जो होता है वो सारा कुछ होता है। तो दुनिया में भी देखते हैं कि एक तरफ से नया इंसान आ रहा है तो पुराना वेड आउट हो रहा है, चटनी हो रहा है। तो उसी तरह से पाठ सामग्री में भी है कि एक तरफ से न्यू टाइटल आ रहा है, इंफॉर्मेटिव बुक आ रही है। पुस्तकें कितनी तरह की होती हैं मैंने बताया ही आपको है कि सूचनादायक, ज्ञानदायक और मनोरंजनदायक पुस्तकें होती हैं। तो वो पुस्तकें जो आती हैं तो उसको जगह मिलता है शेल्फ पे, अलमारी पर। दूसरी तरफ लेस इंफॉर्मेटिव बुक या जो पुस्तकें इस्तेमाल नहीं हो रही हैं या जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ चुकी हैं, उनको हटा दिया जाता है, छटनी कर दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? तो पूछा जाएगा कि वेड आउट किस लॉ से संबंधित है, वेड आउट किस लॉ से संबंधित है, या इन तीनों को दे दिया जाएगा और कहा कि इसे त्रिमूर्ति की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दिया। या आपसे पूछा जाएगा कि डिजिटल लाइब्रेरी किस लॉ को टच करता है? तो आपको याद रखना पड़ेगा 5th लॉ। अगर आपसे पूछ दिया गया पेन ड्राइव, CD रोम, DVD, इस तरह का कुछ भी पूछ दिया गया, आपको 5th लॉ बताना ही पड़ेगा। और मैंने जो प्रैक्टिकल पढ़ा रहा था तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन मैंने बताया था जो नेट में भी आया हुआ है, KVS में भी आया हुआ है, कि आप जब कैटलॉग बनाते हैं और कॉल नंबर पेंसिल से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, तो कौन से लॉ का टच करता है ये? तो ये 5th लॉ को टच करता है। क्योंकि पेंसिल से इसलिए लिखते हैं कि उसको हटा करके यानी मिटा करके, इरेज करके
फिर दूसरा नंबर चढ़ाया जाए, अगर फ्यूचर में कोई नए स्कीम को लाया जाए, तो नए स्कीम को लाने का मतलब क्या है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये फिफ्थ लॉ, ये बहुत ही रिसर्च टाइप का क्वेश्चन है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप 5-6 घंटा पढ़ रहे होंगे। अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, पेशेंस रखना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जमना है, और जमने वाले को ही भगवान मदद करते हैं, ईश्वर मदद करते हैं, बिना जमने वाले को मदद नहीं करते हैं। तो एक रूटीन बना लेना है, टाइम सेट कर लेना है और प्रतिदिन पढ़ना है। मैंने कहा भी आपको कि मैंने एक बुक भी लिखा आप लोगों के लिए, एस्टेट लाइब्रेरी साइंस करके, आप देखिएगा, मेरा नाम डालिएगा एस्टेट लाइब्रेरी साइंस और मेरा नाम डाल दीजिएगा, तो आप क्या देखेंगे कि अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगा। उसमें एक जगह पर सब कुछ किया हुआ है, आराम से आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। अगर चाहिए तो बिहार शरीफ में भी किताब घर में मिल जाएगा आपको, किताब भंडार किताब घर में देख लीजिएगा। ब्रिलियंट जो है यहाँ पर है पटना यूनिवर्सिटी के सामने, 5354 जो पोल है उसके सामने, वहाँ भी मिल जाएगा। हमारे घर पर भी है। तो अगर जिसको सुविधा है, बहुत कम दाम की पुस्तकें हैं, 400 रुपये की बुक है, तो उसको भी खरीद सकते हैं। मतलब कहने का है कि आपको मेहनत करना है। BLIS का कोई स्टैंडर्ड बुक है आपके पास तो उसको पढ़िए, और जो वीडियो बना रहे हैं उसको गौर से देखिए, और सब्सक्राइब लोगों से करवा दीजिए, लाइक करवा दीजिए, कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। आपका जो कमेंट्स होगा वो मेरे लिए एक ताकत होगा, चूँकि हम और अपने अंदर भी सुधार लाएंगे। चूँकि वजह हमने आपको बताया कि 22 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन में, ऑनलाइन में बस अभी कुछ दिन पहले ही शुरू किया है। आप सभी को पता है, जो लोग भी जानते हैं मुझको अच्छे से, कि कितना प्रोडक्ट यहाँ से निकला और सब ऑफलाइन में निकला। लेकिन ऑनलाइन में नया, तो नए होने की वजह कर ऑनलाइन में आपसे हम कुछ छुपाते नहीं हैं, हम पूरा क्लियर कट आदमी हैं, ये भी सारे लोग जानते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, इससे हिम्मत मिलेगा। और दूसरा, सब्सक्राइब खुद करना और करवा देना है। किससे करवाना है? तो कहा कि जो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं उसको प्राथमिकता देना है पहले, उसके बाद MA एजुकेशन, MA साइकोलॉजी, MA हिस्ट्री, MA ज्योग्राफी, यानी MA MSc MCOM किए हुए जो लोग हैं, ग्रेजुएशन किए हुए लोग हैं, उनसे भी करवा देना है। जो आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो जुड़े हुए, आपके स्कूल में कोई टीचर है उनसे। वजह CTET, B.Ed का इंट्रेंस टेस्ट और नेट की भी तैयारी होगी। तो नेट का जो तैयारी होगा तो कौन पढ़ेगा? वही लोग ना पढ़ेंगे। तो आपका काम है सब्सक्राइब खुद करने के साथ करवा देना और कमेंट्स देना। मुझे उम्मीद है कि जो मैं कह रहा हूं आप इसको कर देंगे, क्योंकि आप मेरे छात्र हैं और मैं पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे अपने ताकत के साथ आपको बोल रहा हूं कि एक गुरु के नाते एक छात्र को मैं बोल रहा हूं, मेरी बात पर आप अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। कल फिर आपके साथ LIS कैरियर पे, और आपका इंतज़ार मैं देखूंगा, आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार देखूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड